क्वेश्चन की बात करते हैं। द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है, मोलारिटी दी है और मोलैलिटी आपसे पूछी। NaOH के 2 मोलर जलीय विलयन का घनत्व दिया हुआ है, विलयन की मोललता क्या होगी। तो मोलरता और मोललता, मोलैलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन है। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरता इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। मोलारिटी दी हुई है 2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी इज 1.28 माइनस 2 into molar mass of solute. Mb is molar mass of solute, that is NaOH, and the molar mass of NaOH is 40. So this will become 2000 divided by 1280 minus 80. That will become 2000 divided by 1200. So this 0 will get cancelled out, and this will become 10 by 6, which is equal to 5 by 3, and this is equal to 1.67 up to 2 decimal point. Right, so correct answer will be 1.67. आप देखें, मोललता और मोलरता के बीच में यह संबंध होता है 1000 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 1000 गुणित D माइनस M इंटू MB। सारे मान यहाँ पर हम पुट करेंगे। कैपिटल M की जगह पर 2 पुट कर दीजिए। मोलरता का मान 2 दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 1.28 माइनस कैपिटल M का मान 2 और MB मतलब विलय का मोलर भार, जो कि कितना रहेगा 40, क्योंकि विलय क्या है यहाँ पर NaOH। NaOH का मोलर भार या आणविक द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.67 और मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी। तो 1.67 मोल पर केजी। मोल पर केजी को ही क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल m से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ 1.67 स्मॉल m मोललता। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। सो व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस? N2 plus 3H2 gives out 2NH3. This is Haber's process. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia. So what is the ratio? What is the ratio of moles of hydrogen and ammonia in the balanced chemical reaction? We can say that moles of hydrogen divided by moles of ammonia is equal to 3 by 2. You can see from this balanced chemical equation, 3 moles of hydrogen upon reaction with nitrogen gives 2 moles of ammonia. So whenever this reaction occurs, the ratio of moles of hydrogen and ammonia will remain constant, and it will be equal to 3 by 2. Alright. So here in this reaction, in this question, moles of ammonia are given, that is 20. So we can substitute this 20 here. Moles of hydrogen, this to be calculated in this question, is equal to 3 by 2. So upon cross multiplication, we get moles of hydrogen is equal to 3 into 20 divided by 2, that is equal to 30 moles. So we can say that to produce 20 moles of ammonia will require 30 moles of hydrogen. So correct answer will be 30. That is option 3. नेक्स्ट, हिंदी में देखते हैं। हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या क्या होगी? तो आपके पास रासायनिक अभिक्रिया हेबर प्रक्रम के लिए कुछ इस तरह से होती है।
ये आपके पास में हेबर प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 मोल जब अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। मतलब जब भी यह अभिक्रिया होगी तो H2 के मोल और अमोनिया के मोल, दोनों के मोलों की संख्या का अनुपात अगर हम निकालें तो कितना रहेगा? 3:2 रहेगा, जो कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से आपको दिखाई दे रहा है। अब जब जब भी ये अभिक्रिया होगी ये अनुपात निश्चित रहेगा। अब इस प्रश्न में हमें अमोनिया के 20 मोल दिए हैं और आपसे हाइड्रोजन के मोल पूछे हैं, H2 के मोल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्रॉस गुणा करेंगे और यहां से हमें H2 के मोल मिलेंगे। H2 के मोल बराबर 3 गुणित 20 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 30 मोल। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमें अमोनिया के 20 मोल बनाने हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे? 30 मोल लेने पड़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 30 मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 fundamental particles. So this is a wrong statement. There are 3 fundamental particles. The mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31. So this statement is correct. All the isotopes of given element show similar chemical properties. Isotopes की chemical property similar होती है, physical property different होती है। Protons and electrons are collectively known as nucleons. गलत हो। Protons and न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन, है ना, इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, सही है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बी, सी एंड ई। बी, सी एंड ई। ऑप्शन 3 इज राइट। हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। सभी तत्वों के परमाणु 2 मूल कणों द्वारा बने होते हैं, गलत हो गया। 3 मूल कणों द्वारा बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा कथन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है किसी तत्व के सभी समस्थानिक समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। डी है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियन नहीं कहा जाता, जो नाभिक के अंदर होते हैं उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। और नाभिक के भीतर कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला कथन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने परमाणु को द्रव्य के मूल कण के रूप में माना, बिल्कुल सही। डाल्टन ने माना था कि सबसे छोटा जो कण होता है द्रव्य का, पदार्थों का, वो परमाणु होता है। तो बी वाला, सी वाला और ई वाला, ये कथन सही। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शंस। तो आप देखें SF4 की अगर बात करें तो SF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, C100 शेप रहेगा इसका, एक ही लोन पेयर है। नाउ ओनली वन लोन पेयर इज देयर, सो लोन पेयर रिपल्शन इज नॉट पॉसिबल। फॉर लोन पेयर repulsion we must have at least 2 lone pair on central atom, right? So this type of repulsion, lone pair repulsion is not possible in SF4. Second, XeF2, this is a linear molecule, XeF2. So there are 3 lone pair on central atom. Third molecule is ClF3. So this is ClF3. There are 2 lone pairs on central atom. And IF5. Again,
we can see that only one lone pair is there on central atom. So here also lone pair repulsion is not possible. So the correct answer will be HCF2, that is option 2, because here three lone pairs are there on central atom. So correct answer will be option 2. चलिए हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिकतम होगा। तो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के लिए आपके पास एक से ज्यादा एकाकी युग्म होने चाहिए केंद्रीय परमाणु पर। आप देखिए संरचना यहां पर बनी हुई है, इस केंद्रीय परमाणु के पास तो एक ही एकाकी युग्म है, दूसरा एकाकी युग्म रहेगा तब जाकर के दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो पाएगा। यहां पर भी देखिए एक ही एकाकी युग्म है, इन दोनों में एक से ज्यादा एकाकी युग्म है, यहां प्रतिकर्षण हो रहा है। अच्छा यहां पर और ज्यादा प्रतिकर्षण हो रहा है क्योंकि यहां पर तीन तीन एकाकी युग्म उपस्थित है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? HCF2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। द करेक्ट thermodynamic conditions for the spontaneous reaction at all temperature is, we have to find a condition that will bring a spontaneous reaction at all temperature. It means the spontaneity is independent of temperature. So we can write delta G is equal to delta H minus T into delta S. Now this delta G should be negative for spontaneous reaction. Now this value will be negative if this delta H is negative and this delta S is positive. The reactions in which energy is released and entropy increases is spontaneous at all temperatures, right? Because this positive and negative will lead to negative value here. Here this value will become negative and this delta H is also negative, right? So when we add two negative values, we always have a negative value in the solution, right? Let's say for example, if we add minus 5 and minus 10, we'll get minus 15, right? So when we add these two negative values, we'll get negative value of delta G. It means the reactions having delta H negative means less than 0, and entropy delta S entropy change should be positive. Positive means greater than 0. These conditions will lead to spontaneous reaction at all temperature. We have not applied any condition for temperature here, right? So the correct answer will be option 4. हिंदी में देखें, सभी तापों पर स्वतः अभिक्रिया के लिए सही ऊष्मागतिकी परिस्थितियां क्या होगी। हम ऐसी कौन सी स्थितियां रख दें डेल्टा एच और डेल्टा एस की जिससे कि डेल्टा जी हमेशा क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अगर मैं डेल्टा एस का मान धनात्मक रखता हूं और डेल्टा एच का मान ऋणात्मक रखता हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि डेल्टा जी का मान हमेशा क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। चाहे आप तापमान की जगह पर 0 रखिए, 10 रखिए, 180 रखिए या 720 रखिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं रहता कि तापमान कितना है, राइट? तो डेल्टा जी इससे क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ गया मतलब अभिक्रिया किसी हो गई? स्वतः हो गई। तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब 0 से कम, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द pH of 0.01 molar NaOH solution will be. Now NaOH is a strong electrolyte, so it will dissociate completely in aqueous solution, lead to formation of hydroxide ion. The molarity of hydroxide ion will be equal to molarity of NaOH. Since this is strong electrolyte, it will undergo complete ionization. And the molarity of NaOH is given
equal to 0.01 molar. Therefore, the concentration of OH minus is also 0.01. Now we can calculate POH, that is defined as minus log of OH minus ion concentration. Minus log 10 raised to power minus 2. This will become 2 log 10. The value of log 10 is 1, so this will be equal to 2. So POH for the solution is equal to 2. But in question, the value asked for pH, not POH. So we can apply formula or relation between pH and POH. At 25 degrees Celsius, pH plus POH is equal to 14. Now substituting the value of POH, that is equal to 2, we can solve for pH, and that will be equal to 12. So pH for this solution is equal to 12. The correct answer is option 4. हिंदी में देखें 0.01 मोलर NaOH विलयन की pH क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपने NaOH का आयनन कराया, Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन मिलेगा। OH माइनस की सांद्रता NaOH की सांद्रता के बराबर होगी, क्योंकि ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो 10 की घात माइनस 2 मोलर ये OH माइनस आयन की सांद्रता आई। अब हम यहाँ से POH का मान निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे माइनस लॉग OH माइनस आयन की सांद्रता। इसका मान हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर 10 की घात माइनस 2, जो कि कितना आ गया, 2 आ गया। अब pH प्लस POH बराबर 14 होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम pH का मान निकालेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 12। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfite ion in acidic conditions or acidic solutions. So this is the question of redox titration. We can always apply equivalent concept during solving this particular questions. So for redox titration or in any equivalent concept, we can write n into n factor of one reacting species is equal to n into n factor of another reactant species. Here the reacting species are oxidizing agent or reducing agent. So we can write n into n factor of oxidizing agent is equal to n into n factor of reducing agent. Right? So KMnO4 behaves like oxidizing agent. So this sulfide ion will behave like a reducing agent. Right? Now, moles of KMnO4 is unknown to us. So this value n is asked in question. N factor of KMnO4 in acidic medium is 5 is equal to moles of sulfide ion is given, that is 1, and sulfide ion, that is SO3 minus, when oxidized it is converted into sulfate ion. So what is the N factor for this conversion? You can see that the oxidation state of sulfur in sulfite is +4, while here in sulfate it is +6. So the change in oxidation number is 2. So the N factor is 2. So here 1 into 2. So moles of KMnO4 required will be equal to 2 by 5. Correct answer is option 4. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। हिंदी में देखिए, अम्लीय विलयन में 1 मोल सल्फाइड आयन क्या होता है, SO3 के साथ अभिक्रिया करने हेतु कितने मोल KMnO4 आवश्यक होंगे। ठीक है, तो हमने सूत्र लगाया n इंटू एन फैक्टर आक्सीकारक का बराबर n इंटू एन फैक्टर अपचायक का। ठीक है, आक्सीकारक क्या है यहाँ पर, KMnO4, इसके मोल्स निकालने। अम्लीय माध्यम में n फैक्टर होता है इसका 5। सल्फाइड आयन के मोल 1 दिए हुए हैं। सल्फाइड आयन का n फैक्टर, n गुणक क्या होगा, ये यहाँ पर मैंने आपको समझाया। देखिए, सल्फाइड आयन जब सल्फेट में ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितने का आया है, 2 का।
ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था में 2 का परिवर्तन आया, मतलब जो n फैक्टर रहेगा वो कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो यहां से n का मान, n मतलब क्या हो गया, KMnO4 के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन इज गिवन फॉर सम गैल्वेनिक सेल, E naught cell is equal to 0.24 volt at 298 Kelvin. The standard Gibbs free energy of the cell reaction is. You have to find delta G naught. So what is the relationship between delta G naught and E naught? It is delta G naught is equal to minus NF E naught cell is equal to minus N. N is number of electron transferred. Number of electron transferred. So you can see that Fe3 positive is converted into Fe2 positive, right? So 1 electron is transferred per mole. Here 2 moles of Fe3 positive is there, so total electron transfer will be 2 multiplied by 96500. This is Faraday constant. N naught cell given is 0.24. You will get this value in joule per mole. Joule per mole. Now the options are given in kilojoule, so we can convert this value by dividing by 1000. Upon dividing by 1000, this will be converted into kilojoule per mole, and that will become minus 46.32 kilojoule per mole. So the right answer is first option. एक सेल अभिक्रिया दी गई है, इस सेल अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान आपको पता करना है। तो मानक गिब्स ऊर्जा और सेल विभव के बीच में क्या संबंध होता है, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NF E नोट सोन। सारे जो मान दिए हुए हैं वो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। n का मान 2 है, f का मान 96500 और E नोट सेल का मान आपको दिया हुआ है 0.24। ठीक है, ये वैल्यू कौन से मात्रक में आएगी, जूल प्रति मोल में आएगी। लेकिन ऑप्शंस में किलो जूल दिए हुए हैं, तो फिर आप क्या कर देंगे, 1000 से भाग लगा देंगे इसको। तो -2 गुणित 96500 गुणित 0.24 डिवाइडेड बाय 1000, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल पर मोल में। इसको जब आप पूरा सोल्व करेंगे आपको मिलेगा -46.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सही आंसर हो गया पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द वेंट ऑफ फैक्टर I फॉर कंपाउंड विच अंडरगोस डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, एसोसिएशन I की वैल्यू 1 से कम होती है। सो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। वियोजन में 1 से अधिक I का मान और संगुणन में 1 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। The rate constant for a reaction A gives B is 0.6 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second. The value of K is given 0.6 into 10 raised to power minus 3. We can write 6 into 10 raised to power minus 4. Unit is mole per liter per second. So you can see that this is the unit of rate, and when unit of rate is equal to unit of rate constant, the order of reaction is zero order. So we can say that this is zero order reaction. Zero order reaction. And when we say this is zero order reaction, we can always apply R is equal to R naught minus KT. This is the integrated rate equation for zero order reaction, right? Where this is the initial concentration of reactant and this is the remaining concentration of reactant, right? Okay, so if this is initial concentration and this is remaining concentration, this value
R naught minus R, initial minus remaining, will give reacted amount of reactant. It means how much reactant, how much of A is reacted will be given by R naught minus R, and this is equal to KT. R naught minus R will be equal to KT. Now you can see from this reaction that 1 mole of A decomposed or reacted to give 1 mole of B. 1 mole of A gives 1 mole of B. It means the amount reacted of A is equal to amount produced of B. So we can write that this is equal to amount produced of B, right? And this is equal to KT. This is given by KT. K is 6 into 10 raised to power minus 4, and the time given is 20 minutes. Minutes will be converted into second by multiplying by 60. So now we can solve this. This will become 6 into 2, that is 12. 12 into 6, 72. 72 into 10 raised to power minus 4 into this 20 will become 10 raised to power 2. Now this 72, upon solving this power, 10 raised to power minus 2, this will become 0.72 molar. So now you can see in option 0.72. Correct option will be option 2. अभिक्रिया A से B का वेग नियतांक 0.6 गुणित 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। यदि A की सांद्रता 5 मोलर हो तो 20 मिनट के बाद B की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, तो आप देखें वेग नियतांक या दर नियतांक या दर स्थिरांक आपको दिया हुआ है 0.6 गुणित 10 की घात -3। इसको मैंने लिख लिया 6 गुणित 10 की घात -4। मात्रक देख करके हम ये बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, जिसमें आर नोट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट की इनिशियल सांद्रता, अभिकारक की आरंभिक सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो R है ये आपको क्या दर्शाता है कि कितना अभिकारक अभी शेष बचा हुआ है। तो अगर मैं आरंभिक सांद्रता में से जो बचा हुआ है उसको घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अभिकारक की वह सांद्रता मिल जाएगी जिसने अभिक्रिया कर ली है। जितना A अभिक्रिया कर रहा है उतना ही B क्या हो रहा है? निर्मित हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो जितना B निर्मित हो रहा है उसका मान किसके बराबर आ गया? KT के बराबर आ गया। बस हमें यही तो पता करना था कि 20 मिनट के बाद उत्पाद B की सांद्रता क्या होगी। तो K में हमने T का गुणा कर दिया और आंसर क्या आ गया? 0.72 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैच लिस्ट 1 with list 2. In list 1 there are some mixtures or samples. In list 2 they are given some techniques for purification. So now let's see. Glycerol, spent lye. Glycerol from spent lye. Second is chloroform and aniline. Third is fractions of crude oil. So fractions of crude oil are separated or purified by fractional distillation. Aniline and water, these are separated by steam distillation, right? You can always use elimination method where applicable, right? So if I have to solve this question, I will first see where options C and D are matching. So C will go for second, that is fractional distillation. In two options this is matching. Now for D there should be first, that is distillation, steam distillation. So only one option is there, that is option number 3. ठीक है, तो स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को आपको शुद्ध करना है या पृथक करना है।
कच्चे तेल के प्रभास के लिए हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। एनिलीन और जल में से एनिलीन और जल को अलग अलग करने के लिए हम भापीय आसवन को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देखें इसका सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, तीसरा। ठीक है, सिमिलरली आप इन सबको भी चेक कर सकते हो कि स्पेंट लाइफ से ग्लिसरॉल को कैसे अलग किया जाता है। ये कम दाब पर आसवन द्वारा अलग किया जाता है और उसके बाद में क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को डिस्टिलेशन या आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखें, Which among the following compound will show geometrical isomerism? So for geometrical isomerism, there should be this type of molecule. Both the groups connected to a restricted site. Restricted site means the atoms which are connected via pi bond. So this both the groups attached to restricted site should be different. These group may be same or different. Here AB, here AB, here A, B, C, D can also be there, which we studied in EZ isomerism. That also possible. So first draw the structures of this compound. First structure is 2-methyl propene. So for propene, I am drawing 3 carbon. At first position there is double bond. So here, for satisfying the valencies of carbon, will attach 2 hydrogen. So it's clear from this structure that there are same group attached to restricted site. So this will not exhibit geometrical isomerism, right? We need not write the complete structure of this compound because from here only this question is solved, right? Second option, 3,4 dimethyl hexathreene. For hexathreene, I'm drawing 6 carbon and the position of double bond is third. So at third position pi bond is there. 3,4 dimethyl. So here CH3 and here CH3. Now you can see that just see the restricted sites. This is restricted site and this is restricted site. On this restricted side there are 2 groups attached. Which 2 groups? One is methyl and the other is ethyl. Both are different groups, right? At this restricted site, one group attached is methyl and the another is ethyl. Again, at this restricted site also there are 2 different groups attached. So this compound will exhibit geometrical isomerism. So the correct answer will be option 2, right? We'll check this third and fourth option also, right? You have to check all the 4 options before selecting your answer in OMR, right? Okay. So now निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा? तो ज्यामितीय समावयवता के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन से 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, तो आप देखें जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसकी संरचना मैं बना रहा हूं। सेकेंड वाले की संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनसे दोनों जो समूह जुड़े हुए हैं वो दोनों समूह कैसे अलग अलग है। एक समूह मिथाइल, दूसरा समूह इथाइल। यहां पर भी देखिए दोनों समूह अलग अलग है, एक मिथाइल और एक इथाइल। इसलिए जो दूसरा वाला यौगिक है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट विल ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। वन अल्कीन इज देयर, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड दिस इज एल्डिहाइड। सो फर्स्ट, if we first react this compound by H2 and acidic condition, this will lead to formation of alcohol according to Markovnikov rule and OH will be here. Now at second condition CrO3 is there, so 2 degree alcohol upon oxidation will give ketone. So first option is wrong.
Second option, BS3 and H2O2 in alkaline medium. This reagent will bring about hydroboration oxidation, and in hydroboration oxidation, addition of water take place according to anti-Markovnikov rule. It means the OH will attach here. Next step, reacting with PCC. Now PCC is mild oxidizing agent that will convert alcohol into aldehyde. So this CH2OH group will be converted into CHO group. This is CHO group. So the correct answer is option 2. Right, here alkaline KMnO4 is given, which will convert the particular alcohol into carboxylic acid. Here fourth option also H2O H positive. It means according to Markovnikov rule, 2 degree alcohol will be there, and upon reaction with PCC it will lead to formation of ketone. So the correct answer is option 2. हमें इस अल्कीन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करा देंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा देंगे, जिसमें कि सबसे पहले अभिक्रिया कराई जाती है BS3 से, फिर अभिक्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्षारीय माध्यम में। प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, CH2 CH CH2OH। अब इसकी अभिक्रिया अगर PCC से करा देंगे तो हमें प्राप्त होगा CH2 CH2 CHO। राइट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A, यहां पर क्या बनेगा। So this is isopropyl benzene cumene upon reaction with air or oxygen will lead to formation of cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide, where cumene hydroperoxide is given in option 2. Cumene hydroperoxide मध्यवर्ती की तरह बनता है, और ये आपको दिया हुआ है कौन सा वाले ऑप्शन में, सेकेंड वाले ऑप्शन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस NO3 होल थ्राइस आर। So this is the complex of AMA3B3 type. इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू कितना होता है, 2। एक फेशियल आइसोमर बनता है और एक मेरिडोनियल आइसोमर बनता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। दो ज्यामिति समावेश बनेंगे, एक फलकीय और एक आपका मेरिडोनियल, तो ऑप्शन 2 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। CH3 CH2 CH2 alkyl iodide is given, reacts with NaCN. This will lead to nucleophilic substitution reaction and form CH3 CH2 CH2 CN. Cyanide will be obtained. This upon partial hydrolysis will give amide CH3 CH2 CH2 C double bond O NH2. This amide upon reaction with NaOH and Br2 will undergo Hofmann bromide degradation to form amine. This is upon reaction with NaOH and Br2 will form CH3 CH2 CH2 NH2, that is propanamine, or we can say propylamine. So the correct answer is option 1. आप देखें सबसे पहले ये जो अल्काइल आयोडाइड दिया है NaCN से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर आयोडीन की जगह पर क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। उसके बाद में आंशिक जल अपघटन कराया है, अमाइड बनेगा। अमाइड के बाद में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दिया, तो अब यहाँ से CO हट जाएगा और प्रोपेनामाइन या प्रोपाइल एमीन का निर्माण होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, तो क्या ऑर्डर फॉलो होता है, 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, उसके बाद नंबर आता है अमोनिया का। इन एक्वस मीडियम, जलीय माध्यम में जो क्षारीयता का क्रम है वो कुछ इस तरह से होता है। मिथाइल प्रतिस्थापित अमीनों के लिए 2 डिग्री अमीन का सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, और उसके बाद में किसका नंबर आता है, अमोनिया का। ठीक है,
चलिए तो ऑप्शन में चेक करें। सबसे पहले 2 डिग्री एमीन कहाँ पर दिया हुआ है, और फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये आपको मिलेगा सबसे पहले ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखें, assertion given is gadolinium has low value of third ionization enthalpy, so the electronic configuration of gadolinium is xenon 4f7 5d1 and 6s2. Alright, for third ionization energy we just remove 2 electron, and then the third electron will be removed from this 5d orbital. Third electron will remove from 5d orbital, and this will be removed very easily, because after removal of this 5d the configuration will become xenon 4f7, that is half filled configuration, which leads to stability, right, due to high exchanges possible, right. So first statement, that is assertion, is right. Reason given is gadolinium has high exchange enthalpy, right. This is also correct, because this 4f7 configuration will be having high exchange energy. So assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation for assertion. देखिए, गैडोलिनियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान निम्न होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से आपके पास अर्धपूरित कक्षक वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, जिसमें जो विनिमय एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement related to lanthanons or lanthanides is incorrect? European shows +2 oxidation state, right. The basicity decreases as ionic radius decreases from Pr to Lu, right. All the lanthanides or lanthanons are much more reactive than aluminum. This is a wrong statement. Cerium +4 solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. This is a very correct statement, because in higher oxidation state this will behave like oxidizing agent, right. So incorrect statement is option number 3. सभी लैंथेनॉन एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आसानी से नहीं निकल पाते हैं, तो क्रियाशीलता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है जी, बाकी जो तीनों कथन दिए हुए हैं सही है। यूरोपियन +2 भी दर्शाता है। इसके अलावा बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्षारीयता या क्षारकता घटती है, क्योंकि आयनिक त्रिज्या घट रही है, और सीरियम +4 अवस्था में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलेशिया? किस विटामिन की कमी के कारण ऑस्टियोमेलेशिया होती है? तो ऑस्टियोमेलेशिया होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से, विटामिन डी की कमी से यह बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास multiplied by 100. One carbon atom is there, so the mass is 12. Total mass of CO2 is 44 and multiplied by 100. Now cancel out this. This will become 300 divided by 11, which approximately will be equal to, this cancel out 2 times, and this is approximately 27%. This will be 27%. All right, now approximately 27%, we have two options, 27.27% and 26.97%. so we can solve this. 11 2s are 22
this will be 8 remaining here and 80. Now 18 in 11 into 7, 11 into 7, 11 into 7 will be 77. So this 7 times, here 3 will be remaining, 0.0. Now 11 twos are 22 and there 8 will be remaining. Now this 0 and again 7 times, this will be 77, right? तो 27.27 ये आपको ध्यान रखना है. Whenever there will be close options given, you have to solve accurately. So the correct answer will be 27.27%. It is A is right answer. CO2 में कार्बन का प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है. तो कार्बन का प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का भार ऊपर, इट इज 12, कुल भार नीचे गुणित 100. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करेंगे और ये आपको मिलेगा 27.27%. जब भी ऑप्शंस बहुत पास पास में हो, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपने ऑप्शन देख लेना है. अगर बहुत पास पास में है तो फिर अप्रोक्सीमेशन ना लेते हुए करेक्ट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आप देखिए ये भी 27 के पास में है और ये भी बहुत पास में है. ठीक है, तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के बाद आंसर टिक करें. तो करेक्ट आंसर विल बी 27.27%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच द कॉलम, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपके पास है एन एलिमेंट हुज फोर्थ शेल कंटेन 2p इलेक्ट्रॉन. तो इसका आंसर आ जाएगा R. A का R आ गया. नेक्स्ट, एन एलिमेंट हुज वैलेंस शेल कंटेन 1 अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन. दिस विल बी S. B का S हो जाएगा. एंड n-1 में n-1d में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है. इट मीन्स दिस इज द एलिमेंट ऑफ D ब्लॉक. इट मीन्स 8th ग्रुप और 12th ग्रुप. तो C का आ जाएगा P एंड Q. चलिए ऑप्शन मैच करते हैं. A का R, B का S, C का P एंड Q. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे. The number of anti-bonding electron pair in O2 molecular ion on the basis of molecular orbital theories. तो सबसे पहले आपके पास में इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो सिग्मा स्टार 1s में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके बाद आपके पास में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में रहेंगे. ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आपके पास में कितने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए. आपसे क्या पूछे? पेयर्स पूछे हैं. ठीक है, तो इन सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे. राइट, सो देयर आर 4 पेयर्स. प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बतानी. कहां पर रहेंगे? एक तो सिग्मा स्टार 1s में रहेगा, सिग्मा स्टार 2s में रहेगा, उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में रहेगा. तो टोटल मिलाकर के 4 प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, H2O एंड CO2. चलिए समझते हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन बना लेते हैं. इसका दिया हुआ है कितना? -74.8. H2O के लिए फॉर्मेशन की रिएक्शन, H2 plus half O2 gives out water. The enthalpy of formation given is -285.5. Now the enthalpy of formation of CO2 given is -393.5 kilojoule. Then the standard enthalpy of combustion of CH4 plus O2. For combustion reaction will react this methane by oxygen. The product form will be CO2 and water. Now balance this particular reaction. Here 2 will be there. 2 oxygen, 4 oxygen. Here 2 oxygen will be there to balance this chemical reaction. Now let's make this particular reaction from above 3 reactions. We have to frame this particular chemical reaction, right?
So CH4 is in reactant side, here CH4 is in product side. So first we'll reverse this first reaction. Reversing first reaction means we'll write -1. Now CO2 is in product side, here also product side. So the third reaction will be as it is, sum up. Now next 2H2O is in product side, here also H2O is in product side, but here only 1 mole is there and we want 2 moles of H2O. So we'll multiply this second reaction by 2. 2 into second reaction. Now as per this arithmetic operation, we get this chemical reaction from above 3 reactions. Now enthalpy change is the extensive property, and extensive properties are additive in nature. Additive in nature means if we apply this particular arithmetic operation to get this particular chemical reaction, we can always apply this arithmetic operation in the values of delta H to get delta H of this reaction. So the delta H of this reaction is equal to minus delta H of first reaction is minus 74.8 plus delta H of third reaction is minus 393.5 plus 2 into delta H of second reaction, that is minus 285.5. Now you can solve this arithmetic operation. Upon solving, you will get minus minus plus, this will be minus and this will be minus. So the you can always use approximation. This will be minus, this will be minus, and this will be plus. The positive value is very smaller as compared to negative values, so the final answer will be in negative sign. Final answer will be in a negative sign. This is negative, this is negative, right? Now this is approximately 400 and this will be become approximately you can take this 300 into 2, 600, and this will approximately will become 1000, and this is approximately, you can say, 100. So more or less the answer will be near to 900. So near 900 there is only one option which is in negative sign, right? You can solve it accurately, right? So the correct answer will be minus 890.3 किलोजूल पर मोल. चलिए हिंदी में समझिएगा. आपके पास में 3 अभिक्रियाएं दी हुई है. निर्माण की ऊष्मा उन तीनों के लिए दी हुई थी. ये तीनों अभिक्रिया CH4 के निर्माण के लिए, जल के निर्माण के लिए और CO2 के निर्माण के लिए निर्माण की एंथैल्पी का मान दिया हुआ है, और आपको बताना था CH4 के दहन की मानक ऊष्मा या एंथैल्पी का मान. तो CH4 के दहन के लिए हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख ली. अब इस अभिक्रिया को आपको इन तीनों अभिक्रियाओं की मदद से बनाना था, है ना. इसको प्लस माइनस करके आपको ये अभिक्रिया लेके आनी है. तो हमने प्लस माइनस करके ये अभिक्रिया लेके आए. जैसा प्लस माइनस आपने अभिक्रिया बनाने के लिए किया है, वैसा ही प्लस माइनस आपको किसके साथ करना, डेल्टा एच के मान के लिए करना है. हमने इन अभिक्रियाओं के डेल्टा एच का मान यहाँ पर पुट कर दिया, इसको प्लस माइनस किया. करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 4 आ गया. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. अगला क्वेश्चन, in which of the following reactions the equilibrium remains unaffected on addition of a small amount of argon at constant volume. The constant volume is given as a affecting condition. So if we add inert gas at constant volume, there will be no effect at equilibrium at all, whatever be the other conditions. So the equilibrium will remain unaffected in all the above cases. निम्न में से किस अभिक्रिया में स्थिर आयतन पर आर्गन क्या हो गई? अक्रिय गैस हो गई. और अक्रिय गैस आप अगर डालते हैं तो साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे अभिक्रिया कोई सी भी हो. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल Cr2O7 2 minus dichromate ion to Cr3 positive. So you can see that the oxidation number of chromium is changing from +6 to +3. The change in oxidation number is 3, but the total change is
uh, you can write n factor is equal to total change in oxidation number. Now change is from +6 to +3, that is 3, but the total change will be 3 into 2 because here 2 chromium atom are there. So the total change in oxidation number is 6. When total change in oxidation number is 6, will require 6 Faraday. Alright, let's discuss this with some easy example. Al3 positive plus 3 electron gives out air. Here you can see that the oxidation number is changing from +3 to 0. So the total change in oxidation number is 3 and 3 moles of electron are used. 3 moles of electron means 3 Faraday are used. So the number of Faraday is equal to total change in oxidation number. We can write number of Faraday is equal to total change in oxidation number. So here what I did, I calculated total change in oxidation number, that results in 6, and the number of Faraday required will be 6 Faraday. You can always remember this as a thumb rule, that number of Faraday required will be equal to total change in oxidation number. चलिए हिंदी में डिस्कस करते हैं। डाइक्रोमेट के 1 मोल को Cr+3 आयनों में अपचयित करने के लिए आवश्यक आवेश कितना होगा। ठीक है, तो आवश्यक आवेश कितना होगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप क्या कीजिए, ऑक्सीकरण अवस्था में कुल परिवर्तन कैलकुलेट कीजिए। डाइक्रोमेट में यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था +6 थी, यहाँ पर कितनी +3 हो गई, तो कुल परिवर्तन कितना आ गया 3 का। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 6 हुआ। जितना ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आएगा उतने मोल इलेक्ट्रॉन के आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रयोग करने पड़ेंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 फैराडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन सेल Mg2 positive, this 2 vertical line represents salt bridge, Cu2 positive to Cu. Mg is converting into Mg2 positive, it means this behaves like anode, and Cu2 positive converting into Cu, this behaves like cathode, right? So Mg is cathode, this is wrong statement. Mg is anode. Copper is anode, this is wrong statement. The cell reaction is Mg plus Cu2 positive gives out Mg2 positive plus Cu. So here you can see Mg is converting into Mg2 positive. Oxidation of magnesium is take place. Cu2 positive to Cu, reduction is taking place, and this is the correct option, because at anode there is oxidation reaction occurring and at cathode there is reduction. करेक्ट ऑप्शन 3। देखिए सेल के रिप्रेजेंटेशन में बाईं ओर हम एनोड को लिखते हैं और दाईं ओर हम कैथोड को लिखते हैं। अब यहाँ पर Mg को कैथोड बता रखा है, कॉपर को एनोड बता रखा है, गलत हो गया। एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, Mg2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा और Cu2 पॉजिटिव Cu में परिवर्तित होगा, बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू Arrhenius इक्वेशन रेट कांस्टेंट K is equal to A e⁻⁻ Which of the following options represent graph of ln K versus 1 by T? ln K versus 1 by T. So ln K versus 1 by T, there will be a straight line with negative slope. एक सरल रेखा बनती है जिसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है ln K और 1 by T के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। सिस ब्यूटीन डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। ट्रांस के लिए डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए का S एंड B का R। CH3C double bond OH, this is aldehyde, CH2 double bond COH H, and this is enol.
So this is keto form and this is enol form, and both the molecule have same molecular formula but have different structures, and this type of compound are formed due to intramolecular proton transfer. This proton migrated to this oxygen and this double bond shifted between this carbon atom. So these two compounds will be in equilibrium with each other. This type of compound are known as tautomers and the phenomena is known as tautomerism. So for C, the answer will be Q. Now D. One is ether and one is alcohol and both having same molecular formula. So we can say these compounds are functional isomers. Now select the correct option. ASBR, CQ and DP. Correct answer will be option 2. इसका सही विकल्प कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। क्यों? आप देखिए, ट्रांस का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि ट्रांस में जो समान समूह रहते हैं वो विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। सिस वाले का 0 नहीं होगा, और ये दोनों यौगिक क्या है? एक दूसरे के चलावयवी है, मतलब चलावयवता दर्शा रहे हैं, और ये दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शा रहे हैं, मतलब डी का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है आपके पास में, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, टाइप ऑफ रिएक्शन इन इंटरमीडिएट फॉर्म। तो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन बनता है, सल्फोनेशन में HSO3 पॉजिटिव, पहले SO3 अटैक करता है और फिर HSO3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन RCO पॉजिटिव, रिमर टिमन रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बिन। तो चलिए देखते हैं ए का क्या हो गया? R। कौन कौन से ऑप्शन? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नाइट्रीकरण में NO2 पॉजिटिव यूज होता है, फ्रीडल क्राफ्ट में RCO पॉजिटिव, रिमर टिमन में CCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is simple ether? Simple ether means the same alkyl groups are attached with oxygen atom. ठीक है, this should be same group, same group। ईथर में ऑक्सीजन से अगर जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर वो दोनों ग्रुप कैसे हैं? समान समूह जुड़े हुए हैं, समान समूह अगर जुड़े हैं तो उस तरह के ईथर को हम सामान्य या साधारण ईथर कहा करते हैं। तो देखें जरा ऑप्शन में, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम समूह कहां पर जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर 2 में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion given is कार्बेलामाइन रिएक्शन इज गिवन बाय बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। बिल्कुल सही। All secondary amines and diazonium salt gives carbylamine reaction. This is the wrong statement. Only primary amine, 1 degree amine gives carbylamine reaction or isocyanide test. So assertion is correct and reason is incorrect. कार्बेलामाइन अभिक्रिया दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन द्वारा दी जाती है। बिल्कुल सही है। कारण में दिया है सभी द्वितीय एमीन और डाइजोनियम लवण कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। गलत थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन ये अभिक्रिया देते हैं। तो कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। स्टेटमेंट 1 इज CCl4 इज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। करेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन, कार्बन डज नॉट कंटेन vacant d orbitals. Statement 2 is SiCl4 is hydrolyzed. Yes, this is also correct. Silicon contains d orbitals, therefore it undergoes hydrolysis. Both the statements are correct. CCl4 का जल अपघटन नहीं होता जबकि SiCl4 का जल अपघटन हो जाता है। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbitals described by 3 quantum numbers will have same energy in absence of electric and magnetic field? The energy is decided by n plus l value. So the electrons which have same n plus l value will have same energy, right? So here n plus l value is
n plus l value is 1, here n plus l value is 2, here n plus l value is 3, here it is 5 and here it is 5. ठीक है, so n plus l value is same for D and E, so the correct answer will be option 4. आपको यह बताना है कि इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होगी। तो ऊर्जा कैसे देखते हैं हम, n प्लस एल के मान से देखते हैं। ठीक है, अगर n प्लस एल का मान समान हो जाता तो फिर हम n का मान चेक करते हैं। तो जब हमने n प्लस एल का मान निकाला तो D वाले ऑप्शन और E वाले ऑप्शन में n प्लस एल की वैल्यू जो आती है वो दोनों में कितनी आ रही है, 5 आ रही। अब आप n की वैल्यू को अगर देखें तो n की वैल्यू भी क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। तो D और E के लिए ऊर्जा का मान समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। करेक्ट ऑप्शन। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। करेक्ट, because on moving from top to bottom atomic size increases, electron becomes far away from the nucleus, we can easily remove that electron, that means ionization energy decreases from top to bottom. Both the statements are correct. Correct option will be option 1. हीलियम की आवर्त सारणी में प्रथम आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। समूह में या वर्ग में आयनन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने की ओर घटती है क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, नाभिक से आकर्षण कम होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाते हैं। तो सही आंसर पहला वाला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following statement is correct when SO2 gas is passed through a acidified K2Cr2O7? So K2Cr2O7 का एसिडिक सॉल्यूशन है, इससे आपने SO2 गैस को पास किया, it will be oxidized to sulfate and that sulfate will combine with potassium ion and chromium ion. Right, so this chromium sulfate have green color and due to formation of chromium sulfate this orange red solution will convert into green color. So the correct answer will be option B, the solution turns green due to formation of chromium sulfate. ठीक है, तो हरे रंग का निर्माण होगा और हरे रंग का निर्माण किसकी वजह से होगा, ये क्रोमियम सल्फेट के निर्माण के कारण होगा। तो करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनोइट इज एट्रीब्यूटेड टू। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों देखने को मिलती है एक्टिनाइट्स में, तो इट इज ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f60 एंड 7s लेवल्स। 5f60 तथा 7s स्तर तुलनात्मक ऊर्जाएं रखते हैं, इनके बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इस कारण से हम इन सभी स्तरों से, इन सभी ऊर्जा स्तरों से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और इस कारण से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज। स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है, समझते हैं। यहां पर आप देखें, total pi electrons are 4 pi electrons and this lone pair is delocalized in the ring. Here total pi electrons and total delocalized pi electron are 6 pi electron and here 8 pi electrons. So you can see that this compound is aromatic. Q is aromatic in nature. ठीक है, P is anti aromatic and R, this compound has a tub like structure. This has tub like structure. So tub like structure is non planar structure. Tub is non planar, tub is like this. So some part is in another plane and some part in another plane. So tub-like structure means this is non-planar molecule and therefore it is non-aromatic compound. Non-aromatic compound. Particle R is non-aromatic. So what is the stability order? The most stable species are aromatic species, that is Q, then
then non-aromatic species, that is R, and the least stable is anti-aromatic, that is P. QRP. So the correct option will be option 1. देखिए सबसे पहला वाला जो आयन आपको दिया हुआ है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज अनुनाद में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये यौगिक आपने पढ़ा है, इसकी जो आकृति या आकार होता है वो टब नुमा होता है, ये टब जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण ये असमतली हो जाता है। और नॉन प्लेनर होने के कारण इसको हम नॉन एरोमेटिक बोला करते हैं। ये हकल के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक हो गया। ये हकल के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो स्थायित्व का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा तो कौन सा होता है स्थायी? जो एरोमेटिक है, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। QRP यह स्थायित्व का क्रम रहेगा। तो पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विथ C2H5ONa in presence of ethanol, product P will be in the following substitution reaction product form। substitution reaction करवानी है आपको यहाँ पर। so this is haloarine in which NO2, that is electron withdrawing group, is attached। so this Br, which is at para position to this electron withdrawing group, will be substituted by this nucleophile, right? so the product form will be O, C2H5, NO2 and Br. This reaction proceeds via formation of Meson-Hammer complex. So the product form will be this. This nucleophile will attach that para position or ortho position to the electron withdrawing group. So this is the electron withdrawing group, and the para position with respect to this NO2 group is this one. So I have attached this ethoxy group to this position. Now we can check answer in options. So this is the correct option 4. हिंदी में समझिए, यहाँ पर आपको एक हेलोरिन दिया हुआ है, जो न्यूक्लियोफाइल C2H5O- रहेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा? NO2 के पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। सो NO2 की पैरा पोजीशन से ये Br प्रतिस्थापित होगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgCN के साथ करी तो यहाँ पर बनने वाला है आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है। AgNO2 से रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड A कौन सा रहेगा? नाइट्रोअल्केन बनेगा। ठीक है, RNO2 का निर्माण होगा। RNO2 कहाँ पर दिया हो? यहाँ दिया, यहाँ तो नाइट्राइट दे रखा है तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। AgCN से आइसोसाइनाइड बनेगा और AgNO2 से क्या बनेगा? नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट, now the next question is the product form in the following reaction is, the reagent given is zinc amalgam, that is Clemmensen reduction will be carried out. In Clemmensen reduction, C double bond O is converted into CH2 group, right? So this group will be converted into CH3 group and this group will be converted into C2H5 group. CH3 group and C2H5 group, this is only given in first option. So the correct answer is first. जिंक अमलगम और HCl क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है मिथिलीन ग्रुप में, CH2 ग्रुप में। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको CH2 बना दें तो एक हाइड्रोजन तो पहले से है, तो टोटल मिला करके क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3 बन जाएगा। इसको CH2 में कन्वर्ट कर दें हम तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द RBC डिफिशियंसी डिसीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। RBC की कमी की बीमारी किसके द्वारा होती है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस, इसका आ जाएगा कार्बोनेट आयन। गैस विथ स्मेल ऑफ रोटन एग,
H2S जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर सल्फाइड आयन रहेगा। गैस विथ पंजेंट स्पेल SO2 जो कि कहाँ लिबरेट होगी, जहाँ पर सल्फाइड आयन रहेगा। और ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस कहाँ लिबरेट होगी, जहाँ पर नाइट्राइट आयन रहेगा। तो A का आंसर आ गया सेकेंड, B का हो गया थर्ड, C का हो गया फोर्थ और D का आ जाएगा फर्स्ट। देखिए जरा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो पहला जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोज इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। एंड ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट इन फंगाई आल्सो, तो दिस इज करेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा, ग्लाइकोजन की संरचना एमाइलोज जैसी नहीं होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन खमीर और कवक में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन।